Hello friends, my name is Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट में कौन कौन सी मेजर अमेंडमेंट्स की गई हैं। विदाउट वेटिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन बजट 2025। अमेंडमेंट्स में अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन अगर देख पा रहे हो तो उसमें आप देखेंगे कि एमएसएमई के लिए न्यू क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है। मींस जहां पे पहले इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट्स जो भी होती थी, इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स के अंदर 2.5 टाइम्स इंक्रीज किया गया है और टर्नओवर की लिमिट्स के अंदर 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट किया गया है। आप देखेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पहले इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 1 और 5 की थी, अब उसे बढ़ा के 2.5 करोड़ और 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो लिमिट थी वो 10 करोड़ एंड 50 करोड़ की थी, जिसे बढ़ा के 25 करोड़ और 100 करोड़ कर दिया गया है। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जहां लिमिट 50 करोड़ और 250 करोड़ होती थी, उस लिमिट को बढ़ा के अब 125 करोड़ और 500 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अब उद्यम पोर्टल पे वो कंपनीज भी, वो एंटिटीज भी रजिस्ट्रेशन ले पाएंगी जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ तक है, लेकिन उनको मीडियम कैटेगरीज में रखा जाएगा। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि माइक्रो एंटरप्राइजेस जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी दी जाएगी, जिसमें कि उन्हें 5 लाख तक की लिमिट दी जाएगी। पहले साल के अंदर 10 लाख टोटल क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए भी पैसे चाहिए तो आप ये माइक्रो एंटरप्राइजेस वाला क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। सेकंड चेंज इज बेनिफिट फॉर गिग वर्कर्स। आपको पता है जोमेटो के जो डिलीवरी पर्सन आते हैं या स्विगी के आते हैं या बाकी जितने बिग बास्केट वगैरह के डिलीवरी पर्सन आते हैं, इन लोगों के लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है आज के दिन में। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि इन गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर बोला गया कि गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा, ई श्रम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा। आगे से आपको जब ये गिग वर्कर्स की स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखेगा कि स्विगी जोमेटो भी मैंडेटरी कर देंगे गिग वर्कर्स के लिए कि उन्हें अपना आईडी कार्ड पहन के रखना है, ताकि पता लगे कि ये वर्कर रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई पहले 74% की होती थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 74% की होती थी, जिसे अब बढ़ा के 100% कर दिया जाएगा। और बोला गया है 100% इन्वेस्टमेंट तभी ही मिलेगी अगर आप सभी प्रीमियम्स जो आप कलेक्ट करते हैं उसे आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। स्पीडी अप्रूवल्स इन केस ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज। कंपनी के मर्जर के लिए आपको पता है बहुत कंप्लायंसेस होती हैं, 2 से 3 साल लग जाते हैं 2 कंपनीज को मर्ज होने में। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि मर्जर की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और कंपनीज की स्पीडी मर्जर्स के लिए अमेंडमेंट की जाएगी लॉस में। कंपनीज एक्ट में हम अमेंडमेंट देखेंगे आने वाले टाइम में मर्जर से रिलेटेड। जन विश्वास बिल पहले भी आया था, जब बोला गया था कि 180 जो पेनल्टीज थी, प्रोसिक्यूशन था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। अब 2.0 में मोर देन 100 प्रोविजंस के अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा। चेंजेस इन इनकम टैक्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बड़ी अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सब जो बोलते थे डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट में न्यू टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि फिर अमेंडमेंट तो एक भी नहीं आने जानी थी बजट में। क्या बिल अगले हफ्ते अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या साथ साथ ही एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, बिल प्रेजेंट होगा, अप्रूव होगा, प्रेसिडेंट की असेंट लेगा और एक डेट नोटिफाई की जाएगी जिस डेट से नया टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो तब तक हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही देख के चलना है। एफएम ने स्पेसिफिकली बताया कि जो न्यू इनकम टैक्स बिल होगा उसमें ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर की बात होगी। मींस स्क्रूटनी को लास्ट ऑप्शन रखा जाएगा, सेल्फ असेसमेंट पे जोर दिया जाएगा, साथ साथ वॉलंटरी फाइलिंग पे जोर दिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स में जीएसटी में देखेंगे आजकल गवर्नमेंट का वॉलंटरी फाइलिंग पे बहुत जोर है ताकि लिटिगेशन रिड्यूस हो पाए। हम देखेंगे आने वाले टैक्स बिल में भी इसी चीज को ही प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप वॉलंटरीली अपने पैसे दे दें, चाहे गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपसे ले ले, लेकिन पेनल्टी आपकी वेव कर देगी। टैक्स लॉज के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? सबसे पहला बड़ा चेंज इनकम टैक्स की स्लैब्स में चेंज किया गया है। जो स्लैब्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि अपकमिंग आईटीआर्स के लिए जो स्लैब लगनी थी वो थी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स, 7 से 10 लाख की इनकम तक 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स,
12 लाख से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आप 30% टैक्स दिया करते हो। सो आने वाली इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी कि 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न में यही स्लैब लिमिट्स लगेंगी। लेकिन 25-26 की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी या 25-26 के लिए जो अब आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, उनके लिए न्यू लिमिट्स लाई गई हैं, जिसमें बोला गया है पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, ऐसे 10 से 12 से 16 15% मींस 4-4 लाख रुपए की इनकम के बढ़ने पे 5-5% के रेट में ही टैक्स में इंक्रीमेंट होगा। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब 12 लाख रुपए तक किसी भी इंडिविजुअल को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो क्यों बोला गया, जबकि 12 लाख रुपए तक तो 10% का टैक्स रेट है ही सही। हमारे पास 87A की रिबेट है, जिसमें लिमिट जो 25,000 की होती थी उसे बढ़ा के अब 60,000 रुपए कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे 12 लाख तक आपका टैक्स पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 20,000 और उससे अगले 4 लाख पे 40,000, 60,000 रुपए का आपका टैक्स बनता है और 60,000 रुपीज की ही 87A में रिबेट दे दी गई है। हां, जो पीछे इशू चल रहा था कि क्या हमें 111A पे 112A पे मींस की कैपिटल गेन्स पे 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसको क्लैरिफाई किया कि नो 87A रिबेट विल बी देयर ऑन कैपिटल गेन्स। सो इस केस में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज को देखेंगे, उनको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलती है। सो उनके केस में 12,75,000 रुपए की अगर उनकी इनकम होती है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12 लाख की इनकम जो निकल के आएगी उस पे 87A के रिबेट का बेनिफिट लेने के बाद उन्हें 0% टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस के थ्रेशोल्ड में चेंज किया गया है। आपको याद होगा लास्ट टाइम कमीशन पे 194H में 194D में जो 5% का टीडीएस रेट था उसे 2% कर दिया गया था। इस बार गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड में चेंज किया है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस 1 अप्रैल 25 से टीडीएस कटने की थ्रेशोल्ड के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फीस में 30,000 की लिमिट होती है, रेंट में 2,40,000 की लिमिट होती है। तो 1 अप्रैल 25 से क्या बदलने वाला है? सेक्शन 193 जिसमें हमें कोई लिमिट नहीं है आज के दिन में, जब इंडिविजुअल एचयूएफ्स को इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पे, प्रपोज थ्रेशोल्ड दे दी गई है 10,000 रुपीज की। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सो आज अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की इनकम किसी सीनियर सिटीजन को होती है तो 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पे तो कोई टीडीएस नहीं काटता बैंक, और 50,000 से ज्यादा इनकम होने पे 10% का टीडीएस काटता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की थ्रेशोल्ड को बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। वही नॉन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 40,000 रुपीज की होती है कि उनकी अगर इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपीज से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में टीडीएस कटता था। 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ा के 50,000 रुपए का कर दिया गया है बैंकिंग के केस में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जब कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस केस के अंदर 5,000 रुपीज की लिमिट होती थी पहले की। 5,000 से ऊपर की अगर इंटरेस्ट की आप पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सो अब उस लिमिट को 10,000 कर दिया गया है। मींस जो लिमिट 50,000 की थी वो 1 लाख हो गई है, 40,000 की लिमिट 50,000 हो गई है और 5,000 की लिमिट अब 10,000 हो गई है। डिविडेंड के केस में जो पहले 5,000 तक की थ्रेशोल्ड पे कोई टीडीएस नहीं करता था, अब उस लिमिट को 10,000 रुपीज कर दिया गया है। सेक्शन 194H में आपको याद होगा लास्ट बजट में टीडीएस रेट 5% से कम करके 2% कर दिया गया था। इस बजट में 194H में जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 की हम देखते हैं उसे 1 अप्रैल 25 से 20,000 रुपीज की कर दी गई है। सेक्शन 194I रेंट का सेक्शन है। रेंट का सेक्शन जब आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है या आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे केस में अगर आप किसी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं सो 2,40,000 रुपीज पर पर्सन का अगर रेंट उससे ज्यादा बनता है तो आपको 10% का टीडीएस काटना होता है 31 मार्च 2025 तक। लेकिन 1 अप्रैल 25 से इस लिमिट को मंथली कर दिया गया है 50,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि अगर आप एक टैक्स ऑडिट असेस या एक कंपनी है, अगर आप किसी को 30,000 रुपए महीने का रेंट आज के दिन में देते हैं तो 1 साल का रेंट 3,60,000 हो गया। आज के दिन में आप उसका 10% का टीडीएस काटते होंगे, लेकिन 1 अप्रैल 25 के बाद इस लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। इट मींस पर मंथ 50,000 से अगर कम का रेंट है देयर विल बी नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। हम बोल सकते हैं जैसे IB के अंदर लिमिट 50,000 की है, ऐसे I के अंदर लिमिट भी 50,000 पर मंथ की ही लेके आए हैं।
रेट ऑफ टीडीएस सेम रहेंगे। सेक्शन 194 जे प्रोफेशनल्स में जब 30,000 रुपीज की लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ा के अब 50,000 रुपीज का कर दिया गया है। आपको याद होगा सेक्शन 194 क्यू और सेल ऑफ गुड्स के लिए 206C1H, ये दोनों सेक्शन पैरेलली चलते हैं बिजनेस में परचेज और सेल ऑफ गुड्स के लिए। परचेज ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन 194 क्यू है, सेल्स के लिए 206C1H है। हमेशा इंडस्ट्रीज को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम 194 क्यू कब लगाएं, 206C1H कब लगाएं, या दोनों ही सेक्शन कई बार कंपनीज लगा बैठती हैं। सेलर अपने लेवल पे सेक्शन लगा देता है, बायर अपने लेवल पे 194 क्यू लगा लेता है। सो गवर्नमेंट ने 206(1)H को 1 अप्रैल 25 से ओमिट कर दिया है। मींस कोई भी टीसीएस सेल ऑफ गुड्स पे कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 194 क्यू में परचेज ऑफ गुड्स पे टीडीएस लगेगा। सेक्शन 206AB और 206CCA, जब हम आईटीआर अपनी फाइल नहीं करते हैं और हमारा टीडीएस 50,000 रुपीज से ज्यादा का बनता है, ऐसे केस में अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं की हुई है तो हमारा पेमेंट देते वक्त जब डिडक्टर हमारा टीडीएस काटेगा तो वो डबल टीडीएस काटेगा। इस प्रोविजन को 1 अप्रैल 25 से ओमिट कर दिया गया है और बोला गया है 206AB और CCA मींस की नॉन फाइलर्स के केस में जो हायर टीडीएस डिडक्शंस थी उसकी अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं? अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हमें अलाउड होती हैं, लेकिन वो सेकंड वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमें तब अलाउ होती है जब हम उस प्लेस पे नहीं रहते जिस प्लेस पे हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा घर गुड़गांव में है और मैं रहता हूं कलकत्ता में जाके इस टाइम, तो मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले सकता हूं। तो हार्डशिप आती थी, सिंप्लीफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको विदाउट एनी रीजन अलाउ हो जाएंगे। मींस कि अब आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है कि मैं रहता तो कलकत्ता में हूं लेकिन मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, इसी वजह से मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले रहा हूं। एनी रीजन यू कैन क्लेम 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो उनके इसमें आपको सेक्शन 80 IAC में डिडक्शन मिलती है 100% की। पहले था कि अगर वो स्टार्टअप्स 1 अप्रैल 2025 से पहले बनते हैं तभी वो डिडक्शन मिलेगी, उससे बढ़ा के अब 1 अप्रैल 30 कर दिया गया है। गवर्नमेंट पिछले कई सालों से सनसेट पीरियड एक साल बढ़ा रही थी, अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब 5 साल का इकट्ठा सनसेट पीरियड बढ़ा देते हैं। मेजर चेंज इन अपडेटेड आईटीआर। अपडेटेड आईटीआर अभी आप 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल कर सकते हो, जिसमें कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर फाइल करोगे तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, और सेकंड ईयर में अगर आप फाइल करोगे मींस असेसमेंट ईयर प्लस 2 इयर्स में फाइल करोगे तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने अब बोला है कि आप अपडेटेड रिटर्न अपनी 4 साल तक भी फाइल कर सकते हो। मींस कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल बाद भी मैं अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। असेसमेंट ईयर प्लस 1 ईयर में मुझे 25% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 2 इयर्स में मुझे 50% देना पड़ेगा, प्लस 3 इयर्स में मुझे 60% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और प्लस 4 इयर्स में मुझे 70% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स रेट्स नहीं है, ये एडिशन इन इनकम टैक्स है। अगर आपका इनकम टैक्स 1 लाख का बनता है, सो अगर आप असेसमेंट ईयर प्लस 1 में देते हैं तो 1.25, नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख, नेक्स्ट ईयर 1.60 हो, नेक्स्ट ईयर 1.70, मींस 48 महीने तक भी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ट्रस्ट रिलेटेड 3 मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं इस बजट में। 1 अप्रैल 2025 से जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं री रजिस्ट्रेशन की, और उस एप्लीकेशन में कुछ इनकम्प्लीटनेस होती है, सो उस केस में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था, सो अब बोला गया है कि इसे ऐसी वायलेशन नहीं माना जाएगा जिस बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाए। 1 अप्रैल 25 से बोला गया है कि जिन ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ तक है, मींस जो 10 डबल भी फाइल करते हैं, ऐसी ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल की जगह 10 साल तक रखी जाएगी। मींस की बड़ी ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल होगी और स्मॉल ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी अब 10 साल की ली जाएगी। जो 5 करोड़ की लिमिट है वो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए चेक की जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 1 अप्रैल 2025 से जो कंट्रीब्यूशन का लिमिट हम स्पेसिफाइड पर्सन कैलकुलेट करने के लिए अब तक देखते हैं वो 50,000 रुपीज अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर देखते हैं। अब किसी ने पिछले सालों में 10,000, 20,000, 30,000 भी दिए हैं तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता था और ट्रस्ट के लिए उनकी डिटेल्स देना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाता था अगर वो ट्रस्ट के मैनेजमेंट पर्सन नहीं है तो। सो गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ाया और बोला जो स्पेसिफाइड पर्सन 13(3) में ओनली उन्हीं पर्सन को मानेंगे जो पर्सन उसी साल में सेम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देंगे और अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर मींस एज एट तक उनका कंट्रीब्यूशन अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। जीएसटी में क्या चेंजेस किए गए हैं? आपको याद होगा अभी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुई थी,
हुई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी जिसको कि लीगल बैकअप देने के लिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना मैंडेटरी था। सो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो जो अमेंडमेंट्स लॉ की प्रपोज की गई थी और जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने एक्सेप्ट की थी, उन्हीं सबको लीगल बैकअप देने के लिए सेक्शंस में चेंज लेके आए हैं। सो मेजर अमेंडमेंट्स बजट के अंदर यही हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा।